बचपन में ही हशमत साहब ने रामीन की उस्मान और वकार की अलीज़े से बात पक्की की थी। मुँह ज़ुबानी बात तय थी। सारे ख़ानदान को ये बात मालूम थी। उस्मान रामीन से बहुत मोहब्बत करता था। वकार और उस्मान दोनों हम उम्र थे। दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे पर जान निछावर करते थे। वकार पढ़ने में बहुत ज़हीन था। उसके मुकाबिल उस्मान पढ़ाई के मामले में लाउबाली था। घर भर का वो लाडला था। उसकी ज़िद थी कि वो अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहता है। उसकी ज़िद को देखते हुए हशमत साहब ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। अपने ख्वाब को तकमील में लाने की चाह में वो अमेरिका चला गया। अलीज़े दिल ही दिल में वकार से मोहब्बत कर बैठी। वो जानती थी उसी शख्स से उसकी शादी होनी है। अपने नाम के साथ उसने हमेशा वकार का नाम सुना था। वो हर वक्त अपने आप को वकार की पसंद नापसंद में ढालने की कोशिश करती रहती। वकार ने कभी इस चीज़ पर तवज्जो तक ना दी। वो अपने आप में मसरूफ़ रहने वाला इंसान था। उसे अमेरिका आए हुए 3 साल हो चुके थे। अमेरिका जाने के 1 साल बाद उसे अपनी क्लासमेट लड़की सुंबल से मोहब्बत हो गई। दोनों की मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती गई। अभी उसकी पढ़ाई का 1 साल रहता था। उसे पूरा करने के बाद वो पाकिस्तान आकर बात करने की सोच रहा था, पर हालात ने साथ ना दिया। सुंबल आम सी फैमिली बैकग्राउंड की लड़की थी, लेकिन काफ़ी ज़िद्दी भी थी। उसे जो चीज़ चाहिए होती थी हमेशा उसे लेकर छोड़ती थी। वकार की पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था। वो साथ में अपनी छोटी सी कंपनी भी खोलने में कामयाब हो चुका था, जिसका पाकिस्तान में सिर्फ उस्मान को मालूम था। सुंबल ने शादी की ज़िद की तो वकार ने उससे वक्त मांगा ताकि पाकिस्तान आकर सबको मना सके। इस चक्कर में वो अपनी बचपन की मंगनी को भूल नहीं सका था। उसने सुंबल को ये सब बताया तो उसने निकाह करके पाकिस्तान जाकर सबको मनाने का जवाब दिया उसे। वकार ने कई दफ़ा बोला कि वो पाकिस्तान जाएगा और सबको मना लेगा। सुंबल किसी भी तौर पर वकार को उससे निकाह किए बगैर पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वकार उसके हाथ से छूट जाए, और यूं वकार को भी निकाह करने के बाद ही पाकिस्तान बताना मुनासिब लगा, ताकि सब मान भी जाएं, क्योंकि निकाह तो हो ही चुका होगा। उन्होंने पढ़ाई के मुकम्मल होते ही निकाह कर लिया। ये सब उसने पाकिस्तान में किसी को नहीं बताया, उस्मान को भी नहीं। सुंबल के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। वो दोनों साथ रहने लगे। वकार का मुकम्मल ध्यान अब अपनी कंपनी को चलाने में लग गया। 2 साल के अंदर अंदर उसकी कंपनी काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गई, जो उसकी मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत था। उसकी कंपनी के बारे में पाकिस्तान में सबको मालूम हो गया। सभी अब उसे पाकिस्तान आने पर फोर्स करने लगे। वो पाकिस्तान नहीं जा सकता था क्योंकि सुंबल प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी के दिन करीब थे। वैसे भी वो उससे बहुत चिड़ी चिड़ी सी रहती थी, और उसकी वजह ये थी कि सुंबल अभी माँ बनना नहीं चाहती थी। वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने एक दफ़ा अबॉर्शन की कोशिश भी की, लेकिन वकार ने उसकी गलती माफ़ कर दी और सोचा कि बच्चे की पैदाइश के बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। ज़ैनब की पैदाइश के बाद वो ये खुशी सबके साथ बांटना चाहता था। तभी जब 2 महीने की हुई ज़ैनब तो उसे पता चला कि उस्मान और रामीन की शादी तय कर दी गई है। ज़ाहिरी सी बात थी कि अब उसे पाकिस्तान जाना ही था। वो चाहता था कि सुंबल और ज़ैनब को साथ लेकर जाए, पर सुंबल पाकिस्तान जाना नहीं चाहती थी। इस बात पर उनकी काफ़ी बहस हुई और इसी टेंशन में वो पाकिस्तान आन पहुंचा। वो हशमत विला पहुंचा तो सभी ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया। इन 6 सालों में वो बहुत बदल चुका था। पहले से ज़्यादा हैंडसम हो चुका था। सभी से मिलकर वो अपने कमरे में पहुंचा। थकावट की वजह से वो फ्रेश सा होकर सो गया। अगली सुबह वो नाश्ता करने नीचे आया तो सभी से मुलाकात हुई, सिवाय अलीज़े के। नाश्ते के बाद वो उस्मान, अरूज, शहीर, मिशल और उस्मान के साथ बैठा बातें कर रहा था। रात को मेहंदी थी, उसी की प्लानिंग हो रही थी। यार, सभी से मिल लिया, अलीज़े नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? वकार ने नोट किया था कि कल से अलीज़े उसे एक दफ़ा भी नज़र नहीं आई थी। सब्र मेरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? अलीज़े से भी मुलाकात हो जाएगी आपकी। क्यों, अभी वो कहाँ मसरूफ़ है जो बाद में मुलाकात होगी? वकार को थोड़ा अजीब लगा। अरे अरे, देखो तो सही, अपनी होने वाली दुल्हन से कैसे मिलने की बेताबी हो रही है। सब्र करो सब्र, उस्मान उसे छेड़ते हुए बोला। और दुल्हन की बात पर वकार एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या दुल्हन? क्या क्या मतलब? वकार ने नासमझी से पूछा। क्या उस्मान भाई, इतनी जल्दी बता दिया, रात सरप्राइज देना था। अरूज मुंह बिसोरते हुए बोली। क्या? कैसा सरप्राइज? मुझे कोई कुछ बताएगा? वकार को उनकी गोल मोल बातों पर गुस्सा आने लगा था। मैं बताता हूँ। मेरी और रामीन की शादी के साथ तेरी शादी भी तय की गई है। अभी थोड़ी देर बाद चारों की मेहंदी का फंक्शन है, उसके बाद कल बारात है। उस्मान ने हंसते हुए उसे बताया, जिसे सुनकर पल भर के लिए तो वकार शॉक्ड खड़ा रहा।
कि अचानक हुआ क्या है, मैं आता हूँ। वो बोलता हुआ हाशिम साहब के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल हुआ तो हाशिम साहब फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। वकार ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है, वो इस तरह भी कैफियत में बोला तो हाशिम साहब ने 2 मिनट के बाद कॉल बंद की और उसकी तरफ पलटे। क्या बात है? वो मोबाइल को बेड पर रखते सामने परेशान सा चेहरा लिए खड़े वकार को देखकर बोले, आपने बिना पूछे मेरी शादी कैसे कर दी? एक दफ़ा मुझसे पूछ तो लेते, मैं करना भी चाहता हूँ शादी या नहीं। वकार उनके सामने खड़ा अपना माथा मसलते हुए बोला। उसके रिएक्शन से हाशिम साहब को गड़बड़ का एहसास हुआ। मंगनी बचपन से तय की गई थी, शादी तो होनी ही थी, बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे हम। तो ये सवाल करना मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा अब। हाशिम साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, व्हाट? वो फजूल सी बात, बचपन की मांग, ये क्या है? ये सब फजूलियात मैं नहीं मानता और ना मुझे ये शादी करनी है, रोकें इसे। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आवाज़ नीची रखो, और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों शादी नहीं करनी? हाशिम साहब ने गुस्से से कहा, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उससे शादी कर चुका हूँ और मेरी एक बेटी भी है, इसलिए ये। वो बोल रहा था कि हाशिम साहब का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, ये शादी नहीं रुक सकती। और तुम कैसे सबसे छुप कर शादी कर सकते हो? बोलते बोलते वो एकदम ज़मीन पर बैठते चले गए और देखते ही देखते बेहोश हो गए। बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? वो एकदम हाशिम साहब की तरफ बढ़ा जो उसे पीछे धकेल रहे थे। वो बाहर को भागा और सबको हाशिम साहब की हालत का बताया। उस्मान ने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलवाया। डॉक्टर ने उन्हें सकूनावर इंजेक्शन दिया। उनका बीपी एकदम हाई हुआ था जिस वजह से वो बेहोश हो गए थे। अब काफ़ी बेहतर थे। बहरहाल वकार को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सबको बताना चाहता था कि वो ये शादी नहीं कर सकता, पर हाशिम साहब की हालत देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी से भी कुछ भी कहने की। ऊपर से वक्त भी बहुत कम था। बाहर मेहंदी का फंक्शन तैयार हो चुका था। बाहर मेहंदी का सारा अरेंजमेंट हो चुका था। मेहमान आ चुके थे। ना चाहते हुए भी उसे तैयार होकर मेहंदी के फंक्शन पे बैठना पड़ा। अलीज़े को उसके साथ लाकर बिठाया गया। चेहरे पर जालीदार दुपट्टा लिए वो बैठी थी। उसे तो ये सब ख्वाब की मानित लग रहा था। आज सालों बाद वो अपने ख्वाब को सच होता देख रही थी। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। वकार ने बेदिली से उसके सारे फंक्शन को पूरा किया। फंक्शन खत्म होते ही वो अपने कमरे में आया, अपनी टिकट्स कंफर्म की। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अलीज़े की ज़िंदगी ख़राब हो। सारी रात वो खुद में हिम्मत पैदा करता रहा कि भाग जाए, पर जब भी सोचता उसके पाँव कोई जकड़ लेता। अगली सुबह हाशिम साहब के बुलावे पर वो उनके कमरे में गया जहाँ वो बेड पर बैठे उसे दरवाज़ा बंद करके अपने पास बुला रहे थे। वो उनके बराबर आन बैठा। जो भी हो गया वो अब बदला नहीं जा सकता, पर तुम ये भी नहीं झुठला सकते कि एक लड़की ने अपनी आधी ज़िंदगी तुमको सोचते हुए गुजारी है। अगर मुझे तुम पहले बता देते कि तुम शादी कर चुके हो तो ये शादी कभी तय ना होती। मैं सबको पहले ही सच बता देता, पर अभी ये नामुमकिन है। बोलो, अब कैसे भाई साहब के पास जाकर बोलूं कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है तो आप जी अपनी बेटी की शादी तोड़ दें और कहीं और कर लें? तुमने 6 साल अमेरिका में गुजारे हैं, तुमने 6 साल अमेरिका में गुजारे होंगे, पर ये मत भूलो कि यहाँ अगर शादी वाले दिन किसी लड़की की शादी टूट जाए तो सारी ज़िंदगी उसे ताने ही सुनने पड़ते हैं। और अपनी अलीज़े बेटी के साथ ऐसा होता मैं तो नहीं देख सकता। तो अच्छा यही होगा कि चुपचाप शादी कर लो तुम भी। पहली शादी का किसी को मत बताओ, न वहाँ अपनी उस शादी का बताना। दोनों के दरमियान एक जैसा बर्ताव करने की कोशिश करना, क्योंकि अब इसके अलावा कोई और तरीका मुझे तो समझ नहीं आता। हाशिम साहब ने उसे समझाया। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। बाबा, इतनी बड़ी बात कैसे ना बताऊं? झूठ की बुनियाद पर एक नए रिश्ते को कैसे रखूं? मैं तो सुंबल और अलीज़े दोनों का मुजरिम बन जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो सुंबल और अलीज़े दोनों का मुजरिम बन जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकता। तुम अभी सबको सच बताकर ये शादी तोड़ दो और अमेरिका के लिए निकल जाओ। फिर अलीज़े की ज़िंदगी बर्बाद होती है तो हो, हम भाइयों के दरमियान इख्तलाफ आते हैं तो आए, तुम्हारी बहन की शादी भी टूटती है तो टूटे, तुम खुश हो जाओ। हाँ, फिर अपना हमसे सब रिश्ता ख़त्म समझना। मेरे जनाजे को कंधा देने का हक भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा फिर। हाशिम साहब ने गुस्से से कहा। वकार ने उनकी बातें सुनकर अपना सर हाथों पर गिरा लिया। वो खुद को चारों तरफ से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका छुपकर शादी करना आज उसके सामने इतनी बड़ी मुसीबत ले आया था। वो काफ़ी देर वैसे ही बैठा रहा।
ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی کرتا ہوں، کر لیتا ہوں شادی۔ اس کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، یہ میں کیسے سنبھالوں گا مجھے نہیں معلوم۔ وہ شکستہ انداز میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاشم خود بہت پریشان تھے، شادی ہوتی تب بھی غلط تھا اور نہ ہوتی تب بھی غلط تھا۔ وہ خود کو بھی پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ ابھی فی الحال انہیں جو ٹھیک لگا وہ کیا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ یوں وقار نے علیزے سے شادی کر لی۔ اس دن نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے وقار کو خود پر بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا وہ علیزے کو کبھی محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا یا یہ شادی کسی دباؤ میں آ کر کی، ایٹ لیسٹ تب تک جب تک وہ اپنی شادی کو راز رکھ پائے گا۔ وہ اسے خوشیاں دینے کی پوری کوشش کرے گا، اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ وہ علیزے کے ساتھ بہت اچھے سے رہنے لگا۔ اس نے کبھی یہ محسوس ہی نہ ہونے دیا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، وہ لوگ گھوم پھر کر واپس آ چکے تھے۔ علیزے وقار کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے کبھی کبھی ایک عجیب سا احساس ہوتا جیسے وقار کچھ چھپا رہا ہے۔ ابھی بھی وہ فجر کی نماز ادا کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ وقار سو رہا تھا، وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر بکھرے بال اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر انگلیوں کی پوروں سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ وقار کی آنکھ کھل گئی تو وہ پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ نیند بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کروٹ بدلتے بولا۔ کچھ نہیں، بس آپ سوتے ہوئے اچھے لگ رہے تھے۔ تم سوئی کیوں نہیں؟ وقار نے ٹائم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سوئی تھی، نماز کے لیے اٹھی۔ وقار، کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت بولا۔ وقار کے چہرے کا ہلکا سا رنگ بدلا اور وہ اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ پتہ نہیں، شاید میں زیادہ سوچتی ہوں اور ایک معاملے میں تو حد سے زیادہ ہی سوچ لیتی ہوں، تو اسی لیے آپ پلیز برا مت ماننا، مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ محبت نہیں کرتے مجھ سے۔ وہ ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی تو وقار کچھ پل کے لیے لاجواب ہوا۔ تم کو ایسا کیوں لگا؟ وقار بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا اس کے۔ میں نے کتنی دفعہ محبت کا اظہار کیا، پر آپ نے شکریہ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا، جواب میں 1 دفعہ بھی اظہار نہیں کیا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ وقار ہولے سے مسکرایا۔ اس کی معصومیت دیکھ کر وہ ہمیشہ چپ سا ہو جاتا تھا۔ وہ وقت بے وقت اسے اپنی طرف کھینچتی اور وہ کھینچا چلا آتا۔ تو محبت کے لیے اظہار ضروری تھوڑی ہوتا ہے، لفظوں سے زیادہ اہمیت ایکشن کی ہوتی ہے، اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ اور تم اپنا چھوٹا سا دماغ کم لگایا کرو، آئی سمجھ؟ وقار اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا تاکہ نماز پڑھ سکے۔ علیزے اپنی جگہ لیٹی آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ وہ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ سے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی دعائیں مانگتا۔ وہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، ہمیشہ وہ گلٹ میں ہی رہتا تھا۔ سبھی ڈنر کی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھی۔ کہاں ہو تم دھوکے باز انسان؟ تبھی ہال میں کوئی داخل ہوتے وقار کا نام لیتے چلایا تھا۔ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وقار کو لگا جیسے اب سانس لیا ہی نہیں جائے گا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سنبل اپنی گود میں زینب کو اٹھائے کھڑی تھی۔ وہ بے حد غصے میں تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ حشمت صاحب اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولے۔ وقار، ہاشم، دھوکے باز انسان، کچھ دن کا بہانہ بنا کر تم پاکستان آ گئے اور یہاں آ کر شادی کر لی۔ میرا اور زینب کا بالکل نہیں سوچا، یہاں دوسری شادی کر لی۔ سنبل وقار کو دیکھتے اس کی طرف آئی اور اس کو کالر سے پکڑ کر چلائی، جو جہاں تھا وہیں تھم کر رہ گیا اور علیزے کو تو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وقار، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکی اور کیا بات کر رہی ہے؟ اشرف صاحب غصے سے بولے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تایا جی وہ وقار سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے ہاشم صاحب کی طرف دیکھا جو خود اچانک اس افتاد پر پریشان تھے۔ بولو، منہ پہ تالا لگ گیا کیا اب تمہارے؟ حشمت صاحب غصے سے بولے۔ ارے یہ کیا بتائے گا، میں بتاتی ہوں، میں اس کی بیوی ہوں یا اس کی بیٹی ہے، 2 سال پہلے شادی کی تھی اس نے مجھ سے۔ سنبل غصے سے اونچی آواز میں بولی۔ علیزے کو لگا کہ اس کا دماغ معاف ہو چکا ہے۔ جس انسان کو خود سے بھر کر چاہا اسی نے اس کو دھوکہ دیا، اور کیسا دھوکہ دیا تھا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جب شادی کر چکے تھے تو علیزے کی زندگی برباد کیوں کی؟ حشمت صاحب نے کھینچ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ آغا جی میری بات تو سنیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں یہاں پہنچا تو مہندی کے دن مجھے معلوم ہوا کہ میری بھی شادی ہے۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، بابا کو میں نے اسی دن سب بتا دیا تھا، انہوں نے عزت کا واسطہ دے کر مجھے مجبور کیا۔ وہ اونچی آواز میں بولتا اپنی صفائی پیش کر رہا تھا اور علیزے کو لگا اس نے شاید غلط سن لیا۔
इस 1 महीने में कभी उसने ऐसा महसूस नहीं करवाया कि ये शादी मजबूरी के तहत की थी उसने। उसके दिमाग में मजबूरी लफ्ज़ जैसे अटक कर रह गया। हाशिम तू उसी दिन बता देता तो मैं वहीं शादी कैंसिल कर देता। हशमत साहब को उनकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। तो अब्बा मैं क्या करता? मेहंदी के दिन इसने ये सब बताया। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। हाशिम साहब अपना सर पकड़ कर बोले, साले तुझे ज़रा शर्म ना आई मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए? बर्बाद कर दी मेरी बहन की ज़िंदगी तूने, और अब खड़ा अपनी सफाइयाँ दे रहा है। जान ले लूँगा मैं तेरी। उस्मान उसे पीटते हुए बोला था। उस्मान उसे पीटते हुए बोला, भाई प्लीज़ मत मारे, चोट लग जाएगी, देखें खून भी निकल आया है। अलीज़े उस्मान को दूर करते हुए बोली और वकार के पास ज़मीन पर बैठकर उसके सर से निकलते खून पर अपना दुपट्टा रख दिया। अलीज़े तुम पागल हो, इस इंसान को बचा रही हो, धोखा दिया है इसने तुम्हें, हटो दूर इससे। उस्मान अलीज़े के बाजू को पकड़ते गुस्से से बोला। अलीज़े नाम सुनकर सुंबल को पता लग गया कि यही इसकी दूसरी बीवी है। उसके हुस्न को देखकर वो तक कर रह गई। प्लीज़ भाई दूर रहे, मुझे खुद वकार से पूछना है कि जो भी हो रहा है वो सच है कि नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये सब झूठ है। वो अपना हाथ छुड़वाते हुए वकार की जानिब पलटी, जो शर्मिंदगी के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वकार, क्या ये सब सच है? क्या आपने पहले शादी की हुई थी और एक बच्ची भी? क्या आपको सच में मुझसे मजबूरी में शादी करना पड़ी? प्लीज़ सच बताइएगा। अलीज़े ने उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए नम लहजे में पूछा। वकार ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो डर खौफ था वो अच्छे से महसूस कर सकता था। उस वक्त उसे खुद से भी नफरत महसूस हो रही थी। उसकी गलती की वजह से एक लड़की की जिंदगी अब उजड़ने वाली थी। सब सच है, वकार ने बहुत हिम्मत मुश्तमे करते हुए कहा, और वहीं अलीज़े के हाथ की गिरफ्त कमजोर हुई। उसकी आंखों में हैरत, शिकवा, नमी, क्या कुछ न था। मिशेल ने जाकर उसे उठाया। अभी के अभी मेरी बहन को तलाक दे, वरना यहाँ खड़े खड़े तेरी बहन को तलाक दे दूंगा। उसको कॉलर से पकड़कर खड़ा करते उस्मान ने कहा। रामीन ने हैरानगी से अपने शोहर को देखा था। तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बकवास बोल रहे हो? अशरफ साहब ने एक थप्पड़ उसे जड़ दिया। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुंबल वकार का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले गई। अलीज़े ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। वो अपनी जगह से उठी और भागकर ऊपर छत की तरफ चली गई। अलीज़े, अलीज़े कहाँ जा रही हो? सभी उसे यूं छत की तरफ भागते देख बहुत परेशान हुए और उसके पीछे भागे। अलीज़े अपने कानों को बंद किए हुए थी। वो छत पर पहुंची और दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। उसके दिमाग में सारी बातें घूम रही थी। अलीज़े दरवाज़ा खोलो, पागल मत बनो अलीज़े, सभी ऊंची ऊंची आवाज़ों में चिल्ला रहे थे। पर उसने किसी की बात ना सुनी और छत की दीवार पर जाकर खड़ी हो गई और सामने देखने लगी। आंखों के पर्दे पर सारे मंजर दोहराने लगे और खुद पर हंसने लगी। अलीज़े पागल हो, नीचे उतरो, ऐसा मत करो, भाई की बात नहीं मानोगी, बच्चे पीछे हो जाओ। सभी बाहर गार्डन चले गए जहां से वो नजर आ रही थी। अलीज़े पागल हो, नीचे उतरो, ऐसा मत करो, भाई की बात नहीं मानोगी, बच्चे पीछे हो जाओ। सभी गार्डन में खड़े थे जहां से वो नजर आ रही थी। अगर वो गिरती तो गार्डन में ही गिरती। इतना शोर सुनकर वकार सुंबल से हाथ छुड़वाता गार्डन में पहुंचा। सामने का मंजर देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसकी। अलीज़े की नज़र भी उस पर गई। उसने रोते हुए उसे देखा और नफी में सर हिलाया। वो मुकम्मल बिखरी हुई लग रही थी। सभी उसे पीछे हट जाने का कह रहे थे। मेरी वजह से कोई इंसान इतना मजबूर हो गया कि उसे ना चाहते हुए भी मुझसे शादी करना पड़ी, झूठा प्यार जताना पड़ा। मैं इतना बड़ा बोझ बन गई, मुझे खुद को ही मालूम ना था। जिसको अपना समझकर मैं मोहब्बत कर बैठी, उसने मेरे साथ क्या किया। अब तलाक का दाग लग जाएगा मेरे सर, मैं तो जीते जी मर। वो रोते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलती आंखें बंद करके कूद गई। बहुत सी आवाज़ें उसके नाम की सुनाई दी। वकार झट से आगे हुआ। जैसे ही अलीज़े नीचे को कूदी, ज़मीन पर गिरने से कबल वकार ने उसे पकड़ लिया। दोनों ज़मीन पर बुरी तरह गिरे। अलीज़े बेहोश हो गई। उस्मान ने वकार को पीछे धक्का दिया और अलीज़े को उठाए गाड़ी की तरफ भागा। अगले 2 मिनट में वो अस्पताल के लिए निकल गए। सभी उसके पीछे गए। सच शुक्र कि उसे कोई चोट ना लगी। अगर वकार आगे होकर ना बचाता तो कुछ भी हो सकता था। वो वहीं ज़मीन पर बैठा सर हाथों पर गिराए रो रहा था। ड्रामा ख़त्म हुआ। सुंबल ने उसके पास आकर कहा तो वकार ने उसकी तरफ देखा। तुम यहीं वेट करो, मैं आता हूँ। वकार उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ से अपना ज़रूरी सामान और पासपोर्ट लिया और बाहर सुंबल के पास आया। वो जिस गाड़ी में आई थी उसी में बैठकर वो एयरपोर्ट पहुँचे और 2 घंटे के अंदर अंदर वो जहाज़ में बैठा था।
وہ اس وقت ایک لفظ بھی نہیں بول پایا۔ سنبل اس سے لڑتی رہی، بہت باتیں سنائی۔ لمبی فلائٹ کے بعد وہ امریکہ پہنچے۔ گھر آتے ہی سنبل نے جھگڑا کیا۔ ہسپتال میں علیزے کو ڈرپ لگی تھی، گرنے سے تو کوئی چوٹ نہ لگی، پر وہ یہ سب پریشر سہ نہ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح 9 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ پاس عثمان اور فائزہ بیگم، شگفتہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے جو کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میری بچی کی زندگی تو تباہ ہو گئی، وقار نے اس کی زندگی خراب کر دی، اور اوپر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے، اب دیکھو کیسے جیے گی۔ فائزہ بیگم اپنا سر پکڑ کر روتے ہوئے بولیں۔ علیزے نے ساری بات سن لی تھی، اسے رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا، اور اب اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ماں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، تبھی ایک ہچکی نکلی۔ سبھی نے اس کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ بس میری بچی، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، ہم سب، چپ کر جاؤ۔ فائزہ بیگم اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ وہ ٹوٹ کر رو دی، یہاں تک کہ ہچکی بن گئی۔ بہت ہی مشکل سے علیزے کو سنبھالا گیا۔ وقار کا اس رات چلے جانا سبھی کو غصہ دلا گیا، اور سب سے زیادہ تو عثمان اس سے نفرت کرنے لگا، اور اپنی نفرت کا اظہار وہ رامین کے سامنے کھلے عام کرتا، وہ چپ کر کے سن لیتی۔ دوسری طرف سنبل اب ہر بات پر وقار کو طعنے دینے لگی، اور 2 مہینے بعد وہ زینب اور وقار کو چھوڑ کر چلی گئی اور جلدی طلاق لے لی۔ وقار ان سب میں اکیلا رہ گیا، زینب کو اس نے اکیلے ہی سنبھالا۔ عثمان نے سب کے موبائل سے وقار کا نمبر خود بلاک کیا، گھر کے لینڈ لائن سے بھی اس کا نمبر بلاک کیا۔ 3 مہینے بعد شہیر نے نئی سم لے کر وقار کے نمبر پر کال کی اور اس سے بات کی۔ وہ 15 دن بعد اس سے بات کر لیتا تھا۔ ایک دن وہ گارڈن میں آہستہ آواز میں اس سے بات کر رہا تھا، جب علیزے نے اس کے منہ سے وقار بھائی نام سنا تو اس کی طرف آئی اور اس کے ہاتھ سے فون پکڑا۔ اپنے سامنے علیزے کو دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ علیزے نے اس کی کال بند کی اور شہیر کی طرف دیکھا۔ عثمان بھائی کو پتہ لگ گیا تو جانتے ہو نا کیا ہوگا، علیزے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ پلیز مت بتانا، وہ ڈر کے مارے بولا تھا۔ نہیں بتاؤں گی، تم بھی کسی کو میرے اور میرے بچے کے بارے میں نہیں بتاؤ گے، اگر بتایا تو مجھے آپ ہی مت کہنا، علیزے نے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ شہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب تک تو ویسے بھی ان کی زیادہ دیر بات نہیں ہوئی تھی۔ جو علیزے کی پریگننسی والی بات بتاتا تو اب وہ تو منع کر چکی تھی اسے باقاعدہ، اب تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد شہیر یہاں کی خبریں اسے دیتا رہا۔ آیام کے آنے کے بعد اس نے آفس جوائن کر لیا۔ وہ خاموش سی ہو کر رہ گئی تھی، مسکراہٹ بھی کبھی کبھار اس کے چہرے پر آتی۔ اس کا سارا وقت اب آیام کو یا پھر آفس کے کاموں میں گزر جاتا۔ سبھی گھر والے اب وقار کا نام تک لینا پسند نہ کرتے، اور وہاں وقار کا سارا دھیان اب کام اور زینب پر تھا۔ جب کبھی رات کو وہ اکیلا ہوتا، اسے علیزے بے حد یاد آتی، اس کی پیاری پیاری باتیں اور خود کے لیے جو محبت تھی وہ یاد آتا۔ وہ جب کبھی بھی ہمت کرتا کہ پاکستان جا کر سب سے معافی مانگ لے، تبھی علیزے کی روتی آنکھیں اس کے سامنے آتی، وہیں اس کی ہمت ٹوٹ جاتی۔